तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा इस साल की वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड इंडोनेशियन हॉरर मूवी को, जिसका नाम है टी योर टू। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है जल्दी से जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिलेगा। अदरवाइज आपको कहानी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी क्योंकि मूवी का कनेक्शन यहाँ पर बिल्कुल डायरेक्ट है। मूवी के अंदर ऐसी चीजों का जिक्र है, ब्लैक मैजिक है, एम्यूलेट्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, भयानक है। आपको देखने में काफी मजा आएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत 5th डे ऑफ वेनिंग मून 4th लूनर मंथ 1854 में लुआय बॉर्डर से होती है, जहां पर कुछ सैनिक अपने एक घायल साथी के साथ आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे थे। तभी अचानक से वहां पर उनके दुश्मन आकर उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करना चालू कर देते हैं, जिससे कि सारे के सारे सैनिक मारे गए थे। लेकिन एक सोल्जर जिंदा बचा हुआ था, पर वो भी काफी ज्यादा घायल हो चुका था। उसको तो पास में ही एक स्पिरिट दिखाई देती है जो कि दिखने में काफी ज्यादा डरावनी थी। वो उसकी जान बचा सकती थी, लेकिन बदले में उस सोल्जर को उसका होस्ट बनना पड़ता, जिस पर वो सोल्जर मान जाता है। और तब वो स्पिरिट अपनी ब्लैक जीप को अपने मुंह से अलग कर देती है। उसके अंदर शायद उसकी शक्तियां थी और वो सोल्जर को खिला देती है, जिसके तुरंत ही बाद उसके राइवल्स आपस में ही लड़कर मारे जाते हैं और उस सोल्जर की जान बच जाती है। खैर अब इसी के साथ कहानी सीधा 1975 में आती है। जैसा कि आपको याद हुआ कि पहले पार्ट की कहानी 1972 की थी, तो यहाँ पर 3 साल का फर्क है। अब इन 3 सालों में याक अपनी बहन येम की मौत के बाद से ही सार्ज पेफेन के साथ ही गोस्ट हंटिंग करने लग गया था और उस स्पिरिट को ढूंढ रहा था जिसने की येम को जान से मार दिया था। खैर अभी सार्ज के साथ याक एक आदमी के घर में उसके अंदर के गोस्ट को बाहर निकालने के लिए आया होता है। और कमाल की बात तो ये थी कि उस आदमी के अंदर जो गोस्ट है वो याक को पहले से जानता था। याक भी इस बात से काफी हैरान रह जाता है कि वो भूतों की कम्युनिटी के अंदर इतना फेमस हो चुका है। खैर पेफेन अभी बाहर जाकर उस घर की सीढ़ियों को उल्टा करने लग गया था ताकि वो गोस्ट वहां से बाहर ना जा सके। वहीं याक जब उस भूत से बात करता है तो उसको पता चलता है कि वो गोस्ट उस स्पिरिट के बारे में जानता है जिसने की येम को मारा था। लेकिन वो याक से उसके सामने झुकने के लिए कहता है, जिसके बाद ही वो स्पिरिट के बारे में बताने वाला था। लेकिन याक को किसी भी स्पिरिट के सामने झुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उसे तो उन स्पिरिट से नफरत सी हो गई थी। अब वो स्पिरिट से लड़ाई करते हुए उसे बहुत मारता है, जिससे कि वो स्पिरिट वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन सार्ज ने बाहर सीढ़ियों को ऑलरेडी उल्टा कर दिया था, जिससे कि उस स्पिरिट को बाहर जाने पर एक मिरर की तरह खुद की ही रिफ्लेक्शन दिखाई देती है, जिसके चलते वो वहां से एस्केप नहीं कर सकती थी। वो तब अंदर जाती है और याक उसको फिर से पीटना चालू कर देता है, जिसके तुरंत ही बाद याक ने स्पिरिट के ऊपर अपनी स्पेशल गन तान दी थी, जिसके अंदर की जो बुलेट्स होती हैं वो स्पेशल बुलेट थी, यानी कि होली बुलेट्स होती हैं जो कि आखिरी पार्ट में इस्तेमाल हुई थी, जिनको पीटर्समॉन बुलेट्स कहा जाता है। अब तभी डर के मारे वो स्पिरिट उसको एक नाम बताती है, डोंग कोमोटे। वो बोलती है कि वहां पर एक आदमी है जिसके साथ ही अभी वो स्पिरिट है और उससे ज्यादा उसको कुछ नहीं पता, जिसके चलते सार्ज अब उस स्पिरिट को उस आदमी के शरीर को छोड़ देने के लिए कहता है, जो कि मजबूरन उस स्पिरिट को करना पड़ता है। अब उस आदमी की बॉडी से एक ब्लैक लिक्विड बाहर आता है जिसमें सार्ज ने एक कैटफिश को डाल दिया था और अब वो स्पिरिट कैटफिश के अंदर आ जाती है, जिसको याक और सार्ज बाद में बॉनफायर में जलाकर खत्म कर देते हैं। अब तभी उनको वजीराया वाइसेट नाम की किताब से पुआंग के बारे में पता चलता है, जो कि सियाम में मौजूद सबसे पहला गूल था। इनफैक्ट उसने वात पाक फांग में एक छोटा सा घर बनाया था और उसके पास ही वो इविल स्पिरिट भी थी, जिसने गांव के 3 लोगों को जान से मारकर खा भी लिया था। इसलिए गांव वालों ने कुछ मॉन्क्स को बुलाकर उसके घर को पूरी तरह से जला दिया। तब से ही वो डोंग कोमोटो के जंगल में चला गया, जहाँ पर काफी सारी बुरी स्पिरिट्स का वास है और उस जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन याक किसी भी हाल में वहां पर जाना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि वो स्पिरिट उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने कभी ना कभी वापस जरूर आएगी। इसलिए वो उसके आने से पहले ही उसे पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता था। लेकिन सार जो होता है वो याक को अकेले उस जंगल में नहीं जाने देना चाहता था। पर याक के हिसाब से ये बात काफी ज्यादा अजीब होती है कि एक गूल दूसरी स्पिरिट को कंट्रोल क्यों कर रहा था। गूल खुद ही इतना पावरफुल होता है तो उसको किसी स्पिरिट की क्या जरूरत है। और वो इस बात के लिए भी अब श्योर हो गया था कि उस गांव के अंदर जो प्रेग्नेंट लेडीज के बच्चे खत्म हो रहे हैं और उनके ऑर्गन्स भी गायब हो रहे हैं, वो वही इविल स्पिरिट कर रही है। और आपको एक बात याद होगी कि आखिरी पार्ट में जब याक ने अपने घर के पास मौजूद उस पेड़ को काटा था, तब उसको वहां पर काफी सारे मरे हुए लोगों के ऑर्गन्स मिले थे, विच मीन्स की वो स्पिरिट इंसानी ऑर्गन्स पर फीड करती थी। इवन तब हमें ये बात ही पता चलती है कि येम ने लास्ट पार्ट में पजेस्ड होकर सार्ज पेफेन को गोली मारी थी और हमको ऐसा लगा था कि वो मर गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। सार्ज पेफेन जिंदा बच गए थे, जिसके चलते ही वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला डाउट अब खत्म हो गया होगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये जिंदा कैसे है। एनीवेज तब से ही याक पेफेन के साथ था और उसका याक से एक अच्छा कनेक्शन भी बन गया था, इसलिए वो याक के साथ ही जाने का डिसाइड कर लेता है। अब याक हंट पर जाने से पहले अपनी बहन यार्ड के होने वाले पति प्रदित से मिलने
के लिए अपने घर पर जाता है, जहाँ पर उसकी बहन की शादी की बात चल रही थी। प्रदीप के पिता काफी बड़े शुगर केन फार्मर थे और प्रदीप भी काफी अच्छा लड़का होता है। तब याक उससे मजाक में कहता है कि अगर उसने यार्ड को परेशान करा तो याक उसको इतनी बुरी तरह से मारेगा कि हॉस्पिटल का बिल दहेज में दिए हुए पैसों से ज्यादा आएगा। खैर अब प्रदीप जो होता है वो मजाक को समझ जाता है और याक को गले लगाता है और वादा करता है कि वो यार्ड का खुद से भी ज्यादा ध्यान रखेगा। जिसके बाद रात में सभी काफी खुश होते हैं। अब याक के भाई बहन खाना खाते हुए उसकी टांग खिंचाई कर रहे होते हैं। उस समय बूनियन यानी कि उनकी माँ और याक के पिता ये चाहते थे कि याक गोस्ट हंटिंग को बंद करके वापस घर में आ जाए, क्योंकि 3 साल से वो लगातार उस इविल स्पिरिट को ढूंढ रहा है, लेकिन वो उसको कहीं पर भी नहीं मिली। मगर याक किसी भी हाल में उस स्पिरिट को जान से मारना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि सच में वो स्पिरिट लौट कर आएगी। और उस समय हम ये भी जानते हैं कि यम की मौत के बाद से याक के पिता रात में हमेशा जगे रहते थे, ताकि अगर वो स्पिरिट आए भी तो वो सही टाइम पर सबको बचा सके। विच मीन्स कि यम की मौत के बाद से घर के अंदर काफी चेंज हुआ था और सब लोग पहले जैसा कुछ भी रिपीट होने देना नहीं चाहते थे। अब उसी समय याक के भाई बहनों से वादा लेते हैं कि वो यार्ड की शादी तक वापस आ जाएगा, जिस पर वो भी मान जाता है। और अगले दिन सार्ज के साथ वो डोंग खोमोटे के जंगल की तरफ जाने लगता है। पर जाते जाते रास्ते में उत्तरादित के लाबले डिस्ट्रिक्ट में उनकी कार खराब हो जाती है। वैसे तो वो उस समय पास के ही गांव से कार रेंट पर लेना चाहते थे, लेकिन जैसे ही किसी को भी पता चलता कि वो जंगल में जा रहे हैं तो कोई भी उनको अपनी कार नहीं दे रहा था। वो दोनों एक ढाबे पर परेशान बैठे होते हैं कि तभी वहां पर लुए चाई नाम का एक आदमी आता है, जो कि उन्हें अपनी कार में ले जाने के लिए तैयार था। असल में लुए चाई खुद भी सेम स्पिरिट को ढूंढ रहा था, क्योंकि उस स्पिरिट ने उसके परिवार के काफी लेडीज को मारा था और इसलिए वो भी डोंग खोमोटो के जंगल में जा रहा था। तब सार्ज और याक भी टाइम को बर्बाद न करते हुए उसकी ही कार में जाने का फैसला करते हैं। लुए चाई भी अपने साथ अपनी पूरी टीम को लेकर आया था, जिसके अंदर सैम नाम का एक गोस्ट हंटर होता है। लुए चाई के 2 भतीजे साक और नावीन थे। साथ ही साथ खोम नाम का एक लोकल बंदा भी शामिल था, जो कि शायद पैसे के लिए वहां पर आया होगा। अब साक अभी याक के बारे में जानकर उसका मजाक उड़ाने लगता है, ताकि वो बस खुद को सुपीरियर दिखा सके। लेकिन इससे याक को उस पर गुस्सा आ जाता है और उसने साक का कॉलर पकड़ लिया था। इसलिए लुए चाई तब साक को याक से माफी मांगने के लिए कहता है। खैर अब वो लोग जंगल की शुरुआत तक पहुंच गए थे, जहाँ से उन्हें आगे पैदल ही जाना पड़ता। अब उसी समय साक जो होता है वो गाड़ी से उतरकर पास में ही मौजूद पेड़ पर सुसु कर देता है, जिससे कि सार्ज को काफी गुस्सा आ गया था। वो साक को समझाता है कि उसे पहले फॉरेस्ट में मौजूद स्पिरिट से इसके लिए परमिशन लेनी चाहिए थी, क्योंकि ये फॉरेस्ट नॉर्मल नहीं है। लेकिन साक अपने एरोगेंट नेचर की वजह से उसकी बातों को अनसुना कर देता है। जंगल में अपने हंट को चालू करने से पहले भी उन्हें जंगल से इसकी परमिशन लेने की जरूरत थी, जिसके लिए उन्हें कल्चर में एक ऑफरिंग के साथ एक डैगर का इस्तेमाल करना होता था। मीन्स जंगल के लिए कुछ ऑफरिंग रखने के बाद में एक डैगर को वहाँ की जमीन में घुसाकर देखा जाता, जो कि अगर बिना किसी दिक्कत के अंदर चला जाता है तो जंगल ने उन्हें अंदर जाने की परमिशन दे दी है, यानी कि वहाँ की स्पिरिट्स को उनसे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर कोई रुकावट आती है तो जंगल की तरफ से और स्पिरिट्स की तरफ से उनके लिए आना मना था। अब ऑफरिंग देने के बाद में सार्ज भी डैगर को जमीन पर मारता है, लेकिन डैगर अंदर नहीं जाता, मतलब कि जंगल ने उन्हें परमिशन नहीं दी थी। पर याक जो होता है वो सार्ज से डैगर छीन लेता है और थोड़ा दम लगाकर एक ही बार में उस डैगर को जमीन में घुसा देता है, जिसके बाद में वो लोग अपने हंट को चालू कर देते हैं। यहाँ पर ये चीज याक की डिटर्मिनेशन को दिखाती है। लेकिन उनके जाने के बाद में अचानक से ही डैगर से करा हुआ गड्ढा अपने आप भरने लगता है, विच मीन्स कि शायद फॉरेस्ट नहीं चाहता था कि वो लोग वहाँ पर आकर अपने हंट को चालू करे या फिर अंदर जाएं। वेल अब आगे बढ़ते समय जब याक लुए चाई से साक के एरोगेंट बिहेवियर के बारे में बात करता है, तो हम लुए चाई की बातों से जान पाते हैं कि असल में साक की माँ को साक के बचपन में ही उस स्पिरिट ने जान से मार दिया था, जिस वजह से ही बचपन से उसका नेचर ऐसा ही है। लेकिन अभी भी याक को ये बात हजम नहीं हो रही होती कि वो स्पिरिट आखिर लुए चाई के परिवार के पीछे क्यों पड़ी है। और तब जाकर लुए चाई उसको सच्चाई बताना चालू करता है और इसी के साथ कहानी पास्ट में वात पात फांग गांव में आती है, यानी कि 1893 में, जहां पर हम देखते हैं कि लुए चाई के पूर्वजों ने ही उस पुआंग के घर को जलाया था, क्योंकि गांव के लोगों को उसमें रहने वाली इविल स्पिरिट के बारे में पता चल गया था। उस समय हम जलते हुए घर के अंदर कुछ रिचुअल्स की चीजों को भी देखते हैं और बाहर से जैसे ही पुआंग यानी कि वो गूल जब ये सब देखता है तो वैसे ही वो मेरे बच्चे चिल्लाते हुए उस घर के अंदर चला जाता है, जिस दौरान वो घर भी गिर गया था। पर क्योंकि तब से ही पुआंग को किसी ने भी नहीं देखा था तो ये कहा जाता है कि वो इन्हीं जंगलों में कहीं पर छुपा हुआ है। और यही रीजन था कि पुआंग ने बाद में उस इविल स्पिरिट को लुए चाई के ग्रेट ग्रैंडफादर के सभी डिसेंडेंट्स को खत्म करने के लिए भेजा और वो हर एक जनरेशन को खत्म करने लगी। लुए चाई उस समय बस इसी वजह से बचा हुआ था क्योंकि उसके पास पित्सामोन एम्यूलेट था, जो कि उसकी लॉकेट में लगा हुआ है और इसकी ही बुलेट्स बनाकर भी ये लोग
लेकर आए थे। इनफैक्ट स्टार्टिंग में और पिछले पार्ट में जो बुलेट्स होती हैं यानी कि स्पेशल वाली, वो भी इसी की बनी हुई थी और यही लॉकेट था जिस वजह से वो इविल स्पिरिट उसके पास नहीं आती थी। साथ ही साथ उसके पास एक नामफी आयरन का डैगर भी था जिसकी मदद से उस स्पिरिट को खत्म करा जा सकता है। लुई चाई ने उस डैगर से रेनबो तक को काट कर टेस्ट किया था और शायद आप लोग समझ रहे होंगे कि स्पिरिचुअल लेवल पर वो डैगर सच में कितना ज्यादा भयानक है। खैर अब जंगल में आगे बढ़ते हुए उन्हें अजीब सी आवाजें आती हैं जिसको सुनकर सब चौकन्ने हो गए थे। लेकिन होता यह है कि उनके सामने एक बड़ा सा कोबरा आ जाता है जिसको देखकर सभी काफी डर जाते हैं। तब सार्ज बताता है कि शायद जंगल की स्पिरिट्स ने ये उनको वार्न करने के लिए भेजा है, उनको आगे नहीं जाना चाहिए। मगर तब सैम यानी कि जो गोस्ट हंटर होता है उस कोबरा को रोकने के लिए आगे जाता है और जो कोबरा होता है वो उसके मुंह पर बुरी तरह से डस लेता है, जिससे कि साक को गुस्सा आ गया था और उसने कोबरा के सर पर शूट करके उसे जान से मार दिया, जिससे कि सार्ज और याक को काफी गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो लोग जंगल में मौजूद किसी भी जानवर को या फिर किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, क्योंकि वहां पर वो खाली स्पिरिट को हंट करने आए थे, ना कि जानवरों को। और अब वो गार्डियन स्पिरिट्स उनको और ज्यादा परेशान करने वाली थी। लेकिन साक का तो इस पर कोई भी रिग्रेट नहीं होता और वो याक से उसकी बहन के बारे में भी उल्टा सीधा बोलने लगता है कि वो अपनी बहन तक को नहीं बचा पाया, जिसके चलते याक ने सीधा साक को मारना चालू कर दिया था। याक अब साक को शूट करके भी जान से मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी लुई चाई की शक्ल देखकर वो रुक जाता है। लुई चाई चाहता था कि याक और सार्ज अब उन लोगों को गाइड करे, क्योंकि जंगल का रास्ता सच में इतना ज्यादा आसान नहीं था। धीरे धीरे अब अंधेरा होने लग जाता है और जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था वैसे वैसे उनको अलग अलग स्पिरिट्स के हंसने की आवाज आती है, जो कि वैसे तो वो स्पिरिट्स बस उनको अभी परेशान करने के लिए कर रही थी, लेकिन अंधेरा होते ही वो असली शो दिखाने वाली थी, यानी कि उनको और ज्यादा डराने वाली थी। तभी याक के पीछे के पेड़ से एक लाश लटकती है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है तो वो बस एक पेड़ की डाली होती है। अब उन्होंने रात में उसी जगह पर रुकने का फैसला किया था। मीनवाइल हम याक के घर पर उसके पिता को देखते हैं, जो कि रोज की तरह ही रात के समय में कुर्सी पर पहरा देने के लिए बैठ गए थे। उस समय घर के अंदर यार्ड अपनी सबसे छोटी बहन यी के बाल सुखा रही होती है। तभी यी के बाल जो होते हैं वो काफी सारे टॉवल में आ गए थे और ये पजेस्ड होकर कहती है कि मैं वापस लौट आई हूँ। इतना बोलकर यी ने अपने एक दांत को निकाल लिया था। यार्ड इससे इतना ज्यादा डर जाती है कि वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन गेट पर पहुंचते ही उस इविल स्पिरिट ने उसके ऊपर हमला कर दिया था और वो उसका दांत निकालने की कोशिश कर रही थी, जिसका रीजन आपको पहले की ही मूवी से पता होगा कि किसी को भी अपने पोजेशन में लेने के लिए वो उसके दांत को तोड़कर उसको खाती है। लेकिन ये सब असल में उसका हेलुसिनेशन था और तभी सारे परिवार वाले आकर उसको संभालने लगते हैं और जैसे तैसे उसको होश में लेकर आते हैं। यानी कि आप समझ पा रहे होंगे कि इस परिवार के ऊपर किस हद तक अपनी बहन को, अपनी बेटी को खोने का गम था। खैर वहीं हम याक को जंगल में देख पाते हैं, जो कि अपने परिवार वालों की फोटो को देख रहा होता है और वो और उसके सारे साथी पेड़ पर एक प्लेटफॉर्म को बनाकर उसके ऊपर रात गुजार रहे थे। तभी उन लोगों को कुछ अजीब सी आवाज आती है और जमीन पर उनको सैम दिखाई देता है, जो कि भागता हुआ वहां पर मदद मांगने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सार्ज और बाकी सभी समझ गए थे कि ये सब फॉरेस्ट की स्पिरिट्स हैं और वो उनको जानबूझकर ये सारी चीजें दिखा रही हैं ताकि वो उनको जान से मार सके, इसलिए कोई भी सैम की बात पर ध्यान नहीं देता। तब सैम अचानक से पेड़ों के ऊपर छलांग मारने लगता है, जिससे कि सभी काफी डर गए थे। और तभी साक को सार्ज की आवाज आती है, जिसने उससे पेड़ से नीचे उतरने के लिए कहा था, इसलिए साक तब नीचे उतर जाता है। पर सच्चाई तो ये थी कि सार्ज ने साक को नीचे उतरने के लिए कहा ही नहीं था, ये भी उन्हीं स्पिरिट्स की एक चाल थी जिसके अंदर साक फंस गया। फिर जब वो वापस से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो फॉरेस्ट की स्पिरिट्स उसको काफी हॉन्ट करती हैं। उसको लगता है कि जैसे कि पेड़ के ऊपर बने प्लेटफॉर्म पर सैम बैठा हुआ है, इसलिए वो अंधाधुंध फायरिंग करना चालू कर देता है। पर असल में वहाँ पर खाली साक के ही साथी बैठे हुए थे, जिससे कि खौम को एक गोली लग जाती है और सबको अपनी जान बचाने के लिए नीचे आना पड़ता है। पर अभी भी साक को सैम के जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। खैर अब तभी सैम की स्पिरिट या फिर जो पजेस्ड हो गया था वो पेड़ से अचानक से साक के कंधे पर कूद जाता है और उसके हाथ से ही साक के सर को इतनी बार शूट करवाता है कि साक का सर टुकड़ों में फूट गया था और बस उसका धड़ बचा हुआ था। और अब जब सभी उसके धड़ के पास जाते हैं तो अचानक से उसका धड़ जो होता है वो भी पजेस्ड होकर अजीब तरह से रेंगते हुए झाड़ियों में चला गया था, जिससे कि सबको समझ में आ जाता है कि अब वो लोग सेफ नहीं है। सार्ज तभी सबको समझाता है कि अब वो बस एक ही जगह पर सेफ रह सकते हैं जहाँ पर नमक मौजूद हो और उस नमक को जानवरों ने चाटा हो, क्योंकि ऐसी जमीन बुरी शक्तियों से इम्यून होती है। हो सकता है कि वहाँ का ये कोई रिचुअल या फिर कोई बिलीफ होगा। खैर अभी के लिए वो उन सबको एक इनकेंटेशन बताता है जिससे कि वो लोग सेफ रह सकते हैं, लेकिन वो मंत्र काफी ज्यादा बड़ा था और आसानी से सबको याद नहीं हो रहा था कि तभी खौम एक इविल चैंटिंग करने लगता है, क्योंकि वो खुद भी पजेस्ड हो गया था, जिसको देखकर याक गुस्से में उसको एक पंच मारने लगता है। अब इतने में ही उनके पीछे साक का धड़ आ जाता है, जो कि सब पर अंधाधुंध फायर कर रहा था। पर याक तब उसको अपनी बुलेट से शूट करके खत्म कर देता है, जो कि नॉर्मल बुलेट्स नहीं होती, और सभी अब उस चाटी हुई सीक्रेट जमीन को ढूंढने लगते हैं। लेकिन
लेकिन अभी भी उनके पीछे सैम की स्पिरिट पड़ी हुई थी और रास्ते में अब इतना ज्यादा धुआं हो जाता है कि नवीन भी उनसे अलग हो गया था और उसके सामने काफी सारी भूखी स्पिरिट्स ने आकर उसके शरीर को आधा काट कर जान से मार दिया। वही हम याक को देख पाते हैं जिसके ऊपर भी सैम की स्पिरिट हमला करती है, लेकिन याक उसको शूट करके खत्म कर देता है। वहीं सार्ज, याक और लुए चाई उस सेफ लैंड पर पहुंच जाते हैं जहां पर सार्ज ने वहां की मिट्टी के ऊपर मंत्र पढ़कर एक प्रोटेक्शन कवच बना दिया था। लेकिन तभी अचानक से वहां पर नवीन भागता हुआ आता है, पर याक और बाकी सब उसके बात करने के तरीके से समझ गए थे कि वो असली नवीन है ही नहीं, इसलिए वो उसको अंदर नहीं आने देते। तभी अचानक से नवीन एक टाइगर का रूप ले लेता है जिसको याक वहां से भगा देता है, जिसके बारे में नवीन ने पहले बताया था कि अगर कभी भी किसी मरे हुए आदमी की स्पिरिट किसी टाइगर को पजेस कर लेती है तो वो उसको वेयर कैट कहा जाता है और वो स्पिरिट फिर किसी का भी रूप ले सकती है। खैर अब अगली सुबह याक के घर में हम देखते हैं कि सब यार्ड की शादी के लिए निकल रहे थे। तब यार्ड को याक की याद आ रही होती है, इसलिए यॉस और यॉर्ड उसको ये कहते हैं कि अगर याक ने अपना वादा तोड़ा तो वो लोग उसको घसीट कर वापस लेकर आएंगे। अब उनके घर से निकलते ही अनजान कारण से उनके घर में रखा हुआ रेडियो चालू हो गया था। खैर वहीं पुआंग को ढूंढते हुए याक, लुए चाई और सार्ज एक जले हुए कैबिन के पास पहुंच गए थे जिसके अंदर काफी सारा खून और उस इविल स्पिरिट के जैसे दिखने वाली एक वूडू डॉल पड़ी हुई थी, जिसको देखकर याक गुस्से में उस डॉल को पटक कर लात मारने लगता है। और वहीं सार्ज पास में एक दल्लल के पास जाता है जिसके अंदर ही पुआंग था। सार्ज ने उसके ऊपर गन तान दी थी जिससे कि पुआंग को भी गुस्सा आ जाता है और वो सार्ज की मर्ड से एक वुडू डॉल बनाकर उसके गले को दबाने लगता है, यानी कि डॉल के गले को। अब इतने में ही वहां पर याक और लुए चाई भी आ जाते हैं जिनको देखकर पुआंग उनसे भी बात करता है। अब जैसा कि सबको अब तक लग रहा था कि पुआंग ही उस इविल स्पिरिट को कंट्रोल करता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। जी हाँ, और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। तो पुआंग असल में कोई गूल नहीं बल्कि वही सोल्जर था जिसको हमने शुरुआत में 1854 में देखा और उस स्पिरिट ने उसकी हेल्प करी थी उसको पजेस करने के लिए, और तब से ही वो एक तरह से उस स्पिरिट का गुलाम बन गया था और उस स्पिरिट ने उसके बच्चे तक को मार दिया। उस समय के बाद से पुआंग जिंदा ही था जिससे कि वो काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। ऑब्वियस ही बात है, इतना ओल्ड कोई आदमी दिखाई देगा तो उसको कोई आदमी तो नहीं कहेगा, गूली कहेगा, शैतान कहेगा या फिर कुछ भी। और 1893 के समय पर वो स्पिरिट को ही मारने के लिए अपने घर में एक रिचुअल कर रहा था जो कि पूरा भी होने वाला था, लेकिन लुए चाई के पूर्वजों ने उसके घर में आग लगा दी, यानी कि पूरी की पूरी कहानी को ही मैनिपुलेट कर दिया गया था। और वो ये भी बताता है कि उस समय भी वो स्पिरिट को नहीं बल्कि अपने घर के अंदर मौजूद अपने बच्चों को बचाने के लिए गया था, पर उसके बच्चे घर टूटने की वजह से वहीं मारे गए और इसलिए उस स्पिरिट से बचने के लिए पुआंग ने विरुंग चामबांग एम्यूलेट से एक ब्रेसलेट बनाया था जिसकी वजह से वो इविल स्पिरिट उसको नहीं देख सकती। बेसिकली वो इनविजिबल हो गया था उस स्पिरिट के लिए, और अगर उसे पता चल जाता कि पुआंग इस जंगल में है तो वो यहाँ पर आकर पुआंग को मार देती ताकि वो अपनी शक्ति, अपनी जीभ को वापस लेकर और ज्यादा शक्तिशाली बन सके। यानी कि यहाँ पर जब इन लोगों ने 3 साल पहले उसको फेस किया था तो ये स्पिरिट अपनी फुल पावर पर नहीं थी। सोचकर देखिए कि इतनी कम शक्ति होने के बावजूद इस स्पिरिट ने कितनी तबाही फैलाई थी, और अब अगर उसको पुआंग मिल जाता, उसकी जीभ वापस मिल जाती तो वो कितनी ज्यादा शक्तिशाली बन सकती थी। लेकिन लुए चाई तभी अचानक से अजीब सी चीज करता है और ये बात सुनते ही वो पुआंग का हाथ काट देता है, जिससे कि अब वो इविल स्पिरिट के सामने विजिबल हो चुका था। तब हम समझ पाते हैं कि असल में लुए चाई के परिवार वाले अभी भी उस इविल स्पिरिट के कब्जे में थे, क्योंकि वो उनको खत्म करने के लिए आई थी, पर लुए चाई ने उसके साथ ही डील कर ली कि अगर वो पुआंग को ढूंढ लेगा तो वो स्पिरिट उसके परिवार को छोड़ देगी। पर तब पुआंग हंसने लगता है क्योंकि वो समझ चुका था कि अब उसका समय पूरा हो चुका है और अब वो उस इविल स्पिरिट को खत्म करने की जिम्मेदारी याक को देता है। और तभी वहां पर वो इविल स्पिरिट भी आ जाती है, जिसके आते ही लुए चाई और याक को नींद आने लग गई थी। पर याक अभी लाइटर से खुद को जलाकर और लुए चाई अपने डैगर से खुद को स्टैब करके अपने आप को जगाने की कोशिश करते हैं। और पिछले पार्ट में भी हमने देखा था कि जब भी ये स्पिरिट आती है तो हमेशा लोगों को नींद आने लगती थी। अब हम नोटिस कर पाते हैं कि सार्ज तो पहले से ही बेहोश था। खैर अभी के लिए वो इविल स्पिरिट पुआंग के मुंह में अपना हाथ डालकर अपनी जीभ लगाकर जोड़ लेती है, जिससे कि लुए चाई काफी ज्यादा खुश था। लेकिन स्पिरिट ने डील पूरी करने की जगह लुए चाई को ही मार दिया, और इससे हमको पता चलता है कि इविल एनर्जीज कभी भी आपकी सगी नहीं हो सकती। जिसके बाद वो याक को भी कुछ चैंटिंग से कंट्रोल करती है और उसके ही हाथों से उसकी चेस्ट पर गोली चलवा देती है, जिससे कि याक भी मरने लग गया था। और अब वो इविल स्पिरिट याक के परिवार को मारने के लिए जाने वाली थी। और जिस होटल के अंदर यार्ड की शादी होनी थी उसके बाहर तूफान आने लग गया था और मौसम अचानक से
से काफी खराब हो जाता है। तब होटल का स्टाफ यार्ड के परिवार को बताता है कि उनके बाकी के स्टाफ को आने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। इस पर सब मान जाते हैं। अभी यहाँ पर यार्ड, यी और बुनियन याक के बारे में सोचते हुए रूम की तरफ जाने लगते हैं और याक के पिता यॉर्ड, यॉस और प्रदित डाइनिंग एरिया में ही बैठे हुए थे। तभी अचानक से पूरे होटल की लाइट चली जाती है और यी, यार्ड और बुनियन के सामने फ्लोर की टाइल्स टूटने लग जाती हैं, जिससे कि वो लोग काफी डर जाते हैं और यार्ड को फिर से अपने सामने वही इविल स्पिरिट दिखाई देने लगती है। वहीं यॉस, यॉर्ड और उसके पिता को भी समझ आ चुका था कि कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर है। अब प्रदित तब गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन गेट उसके सर पर लगने की वजह से वो बेहोश हो गया था। तब यॉस, यॉर्ड और उनके पिता वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर अभी भी दरवाजा नहीं खुल रहा होता। अब याक के पिता बंदूक से गेट को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोली ही नहीं चलती। इसलिए यॉर्ड उनको याक की गन देता है, जिसके अंदर वो स्पेशल बुलेट्स होती है और उससे शूट करके उन्होंने गेट को खोल दिया था। तभी अचानक से होटल की लाइट भी वापस आ जाती है, लेकिन वहाँ के स्पीकर के ऊपर उस इविल स्पिरिट की आवाज आ रही थी और सबको नींद आने लग जाती है। लेकिन तब सभी जगह रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन यी की आंख लग गई थी और उस समय हम बुनियन को देखते हैं, जो कि यी को अपने साथ रूम में लेकर जाने लगती है। पर वो असल में वही स्पिरिट थी, क्योंकि असली बुनियन तो फ्लोर पर ही पड़ी हुई थी। अब वो जल्दी से उठती है और यी को ढूंढते हुए एक स्टोर रूम में जाती है, जहाँ पर अचानक से उस इविल स्पिरिट ने उसको पजेस कर लिया था। वहीं अब तक हम देखते हैं कि प्रदित भी पजेस होकर यॉस, यॉर्ड और उनके पिता के ऊपर हमला कर रहा था। वो यॉर्ड को जान से मारने वाला होता है कि तभी यॉस पीछे से आकर उसके सर पर बुद्धा की मूर्ति से वार करके उसे बेहोश कर देता है। अब दूसरी तरफ हम बुनियन को देखते हैं, जो कि पजेस्ड हालत में एक हल जैसा हथियार लेकर सबको ढूंढने लगती है। अब तक यी को समझ में आ चुका था कि वो बुनियन के साथ नहीं है, बल्कि उस इविल स्पिरिट के साथ है। अब तभी वहाँ पर वो उस औरत को देखती है जिसका नाम चुए था, जिसको हमने पहले पार्ट के अंदर यम का दांत खाते हुए देखा था, जिसने उसके ऊपर हमला करके उसका दांत निकाल लिया था। उसको देखते ही यी बहुत जोर से चिल्लाती है, पर चुए उसके मुंह पर हाथ डालकर उसका दांत निकालने की कोशिश कर रही थी। तब ये एक रूम में चली जाती है और जब चुए उसके पास आने की कोशिश करती है तो ये एक छाते को लेकर उसकी आंख में डाल देती है और उस छाते को खोलकर वहां से भाग जाती है, जो कि मेरे ख्याल से काफी ज्यादा फनी सा सीन था। लेकिन ये जो होती है वो काफी डरी हुई थी और उस समय उसको याक की बात याद आती है कि कोई भी स्पिरिट हमको तब तक डरा सकती है जब तक हम उससे डरते रहेंगे, लेकिन अगर हम उसको इग्नोर करते हैं तो वो हमको नहीं डरा पाएगी। ये सोचते ही ये अपने पास मौजूद एक कैंडी को निकाल कर खाने लगती है, लेकिन तभी उसके पास उसकी माँ आ जाती है, जो कि पजेस्ड हो रखी थी। तब चुए और बुनियन दोनों ही यी को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती हैं और एक समय ऐसा आता है जब वो यी को जान से मारने वाली होती है कि तभी वहाँ पर यॉस और यॉर्ड आ जाते हैं और यी को बचा लेते हैं। पर तब बुनियन ने यॉर्ड को घायल कर दिया था और वो यॉस को भी लगभग जान से मारने वाली होती है कि तभी वहाँ पर याक आ जाता है, जिसको देखकर वो इविल स्पिरिट शॉक्ड रह गई थी, क्योंकि उसने तो वहाँ पर उसे गोली मारी थी। उसके साथ सार्ज भी मौजूद था और अब वो दोनों ही इविल स्पिरिट को रोकने की कोशिश करते हैं, जिसके साथ ही सीन अब पास्ट में जाता है, जहाँ पर इविल स्पिरिट के जाने के बाद में सार्ज ने याक को उठा लिया था और उसे बताया था कि पुआंग ने मरने से पहले याक की एक वुडू डॉल बनाई थी और उसकी भी वुडू डॉल बनाई थी, जिस पर उसने एक बहुत ही खतरनाक यंत्र बनाया था जो कि स्किन को इम्पेनिट्रेबल बना देता है, और उसकी डॉल के साथ उसने उसके फेस को कवर कर दिया था, जिससे कि उसको ज्यादा असर नहीं हुआ और इसलिए वो गोली जो थी वो बस याक को घायल कर पाई थी, लेकिन उसने उसको जान से नहीं मारा। खैर अब प्रेजेंट टाइम में सबसे पहले सार्ज जैसे तैसे करके उस इविल स्पिरिट को बुनियन के शरीर से अलग करता है, लेकिन उसके शरीर से निकलने के बाद वो स्पिरिट यार्ड के पास चली जाती है। उसने यार्ड को उठाकर बुरी तरह से एक रूम में फेंक दिया था और अब वो यम के रूप में आकर उसके सामने आकर उससे बात करती है। वो अब यार्ड को अपना नया वेसल बनाना चाहती थी, जिससे यार्ड को लगने लगता है कि जैसे वो खून में डूब रही हो, और रियल वर्ल्ड में हम देख पाते हैं कि वो स्पिरिट असल में उसका टूथ निकालने की कोशिश कर रही थी। ये उसका तरीका था पजेस करने का, जिसको वो उखाड़ भी लेती है, लेकिन जब वो उसको खाने वाली होती है कि तभी उसके ऊपर एक अदृश्य शक्ति हमला करती है, जिसको वो स्पिरिट भी नहीं देख पाती। वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड रह गई थी। तब हम देख पाते हैं कि वो याक था जिसने की पुआंग के शरीर से उसका ब्रेसलेट भी ले लिया था, जो कि खास चीज से बना था, जिसकी ही वजह से अभी वो स्पिरिट उसको नहीं देख पाती। अब जब इविल स्पिरिट को ये लगता है कि वो हारने वाली है, तो वो यार्ड को बिल्डिंग के फ्लोर से नीचे लटका देती है और याक को सामने आने के लिए कहती है। अब याक के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता और उसको भी ब्रेसलेट को उतार कर यार्ड को बचाना पड़ता है, लेकिन जैसे तैसे वो यार्ड को बचा लेता है और उस समय स्पिरिट सार्ज को जान से मारने वाली थी। पर तब तक याक जल्दी से ऊपर आकर लुए चाई के डैगर से स्पिरिट के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, मगर स्पिरिट ने उसको पकड़ लिया था और वो उसके घावों के जरिए ही उसको दर्द पहुंचाने लगती है। वो हंस रही थी, लेकिन तभी याक भी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि जब से तुम्हें तुम्हारी जीभ वापस मिली है, तब से तुम्हारे मुंह का शटर बंद ही नहीं हुआ। स्पिरिट को उस समय तो कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन अगले ही पल उसके मुंह से उसकी जीभ बाहर आ जाती है, जो कि असल में यार्ड ने पुआंग का ब्रेसलेट पहनकर खींची थी, जिसके तुरंत ही बाद याक लुए चाई के डैगर से उसकी जीभ को काट देता है और अब वो स्पिरिट पे काफी बार हमला करने के बाद उस डैगर को सार्ज की तरफ फेंकता है, जिसने की अब
उस इविल स्पिरिट की कटी हुई जीप पर भी वार कर दिया था और उसकी जीप के खत्म होते ही वो बुरी तरह से कमजोर हो चुकी थी और अब याक का पूरा परिवार उसके ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसाना चालू कर देता है जो कि स्पेशल बुलेट्स होती हैं। अब लास्ट में याक उसके पास आता है और अपने हाथ में वो लोहे चाय का लॉकेट बांधकर स्पिरिट के ऊपर काफी वार करता है जिससे कि उसको बहुत तकलीफ हो रही थी और वो फाइनली खत्म हो जाती है, यानी कि उसने अपनी बहन का यम की मौत का बदला ले लिया। तब सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं और याक को अपने सामने यम की स्पिरिट दिखाई देती है जो कि उसको देखकर स्माइल कर रही होती है क्योंकि फाइनली वो भी आजाद हो गई थी, जिसको देखकर याक को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और फाइनली उसकी ये गोस्ट हंटिंग वाली चीज भी खत्म हो जाती है और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी, जो कि रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनकी माँ के साथ ही ये सब कुछ घटित हुआ था, तो इस चक्कर में ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, काफी बढ़िया बन जाती है और पार्ट 1 से डायरेक्ट कनेक्शन भी है। साथ ही साथ यहाँ पर ये इस साल की काफी अंडररेटेड हॉरर मूवी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। बाकी यहाँ पर समझाने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। हो सकता है कि यहाँ पर नाम आपके लिए थोड़े से कंफ्यूजिंग रहे होंगे क्योंकि नाम काफी सिमिलर से हैं, लेकिन फिर भी मैंने जितना हो सके चीजों को सही रखने की कोशिश करी है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक